प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाराणसी से वाकई चोरी करके चुनाव जीते? और अब वाराणसी से उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय, उनको घोषित कर दिया गया है वहां का सांसद उनके समर्थकों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। और अजय राय वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर चोरी की, हमने उनको कई राउंड तक पीछे किया था। और उसके बाद में एक पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब बीजेपी के पास में जब सारा डाटा आ चुका है तो हमें वाराणसी का भी डाटा दिया जाए, और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री चोरी से बने। तीन बड़ी बातें उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी किया है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव चोरी किया है, और नरेंद्र मोदी ने कुर्सी चोरी की है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अजय राय इसको लेकर के केवल अभी बयान दे रहे हैं। अजय राय के मैं आपको दो बयान दिखाता हूं। अजय राय, उनका यह बयान आप देखिए। अजय राय का यह बयान है 18 जून का। 18 जून को अजय राय ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं चुनौती देता हूं, वो इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर के फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ लें। अगर असलियत में उनके पास में जन समर्थन होगा, वो जीत जाएंगे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह अजय राय ने कहा था, नरेंद्र मोदी को चुनौती देवे, और 18 जून 2024 को कहा था। इसके बाद में आज जो है वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज अजय राय कह रहे हैं कि मोदी जीते नहीं हैं बल्कि जिताए गए हैं, वाराणसी में वोटों की चोरी हुई है, आरएसएस के कार्यकर्ता फर्जी वोट डाल रहे थे। और आप ये तस्वीर देखिए, अजय राय बनारस की गलियों में है, बनारस में है, और बनारस में अजय राय का किस तरीके से स्वागत हो रहा है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं सुनिए। निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था, तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके, और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं, समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। दिन रात, सुबह न देखी न रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। अब काशी की जनता ने इनको अस्वीकार किया है, आज इन्होंने बधाई दिया कि हमारे सांसद आप हैं। यह सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, और जब नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे तो बहुत सारे एंकर जो उस वक्त में बीजेपी को 400 पार मान चुके थे, बहुत सारे लोग जो ये मान चुके थे कि इंडिया गठबंधन तो सुबह 10 बजे खत्म हो जाएगा, उन लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। और यह सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी, उनको लेकर के कोई कह नहीं सकता था, सट्टा बाजार में कहीं पर भी कोई कह नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी को हराना तो दूर की बात है, कोई पीछे भी छोड़ सकता है, यह भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यह सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी काफी देर तक पीछे चलते रहे। बनारस में क्यूटो बना दिया, जिसको आप ये दावा करते हैं। 11 साल आप प्रधानमंत्री, 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, अब 11 साल हुआ है, तो 10 साल प्रधानमंत्री, डबल इंजन की आपकी सरकार, सब कुछ, लेकिन उस बनारस ने आपको पीछे छोड़ दिया। तब ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी और उनका करिश्मा और सब कुछ लोगों को समझ में आ गया और ये खत्म हो चुका है? ये उस वक्त में भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब पवन खेड़ा, उन्होंने भी नेशनल लेवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चोरी से जीते हैं, वो चोरी से चुनाव जीते हैं। अगर वाराणसी का डाटा हमें दे दिया जाए तो हम वाराणसी का भी फर्जीवाड़ा सबके सामने ला सकते हैं। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती।
हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। पवन खेड़ा बड़ा तीखा हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा पुत्रों ने पहचान लिया था, गंगा पुत्रों ने पहचान लिया था कि जो गंगा का बेटा बनके नरेंद्र मोदी यहां आने की बात कह रहे थे, उनको पहचान लिया था और इसीलिए आधे दिन तक वो पीछे चलते रहे थे। कई राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे चले, सच्चाई है। लेकिन अब इसके बाद में आप बताइए क्या कहा जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अनुराग ठाकुर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चुनाव, प्रियंका गांधी का चुनाव, अखिलेश यादव का चुनाव, डिंपल यादव का चुनाव, एमके स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, इन सब का चुनाव वो भी फर्जीवाड़ा था क्या? वो यहां पर सवाल पूछ रहे। भाई कमाल की बात यह है, आप सत्ता में हैं, आप खुद डाटा लेकर के आए। पहली बात तो यही सवाल उठता है कि आप डाटा अभी क्यों ले आए, और आपके पास में अगर इस तरह का कोई संदेह है तो आप इतने दिनों तक खामोश क्यों बैठे रहे? आप तो सरकार के आदमी हैं, आप इंतजार क्यों कर रहे थे कि वो मुझे बुरा कहेगा तो मैं उसको और बुरा बताऊंगा, वो मुझे 1 गाली देगा तो मुझको 2 गाली दूंगा? इस बात का इंतजार क्यों कर रहे थे आप सत्ता के आदमी है, सरकार के आदमी है, आप पहले बोलते इस बारे में, लेकिन आप चुप रहे। और इसी को लेकर के पवन खेड़ा कह रहे हैं, पवन खेड़ा इसी को लेकर के कह रहे हैं कि बीजेपी वो बताए जरा कि 7 तारीख को, चुनाव आयोग बताए कि 7 तारीख को जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी हमें नोटिस भेज दिया गया, और उसके बाद में अनुराग ठाकुर 24 घंटे से ज्यादा हो गया, उनको नोटिस नहीं आया है, और हमें जो है वो एक सीट का डाटा समझने के लिए 6 महीने लग गए। लेकिन अनुराग ठाकुर ने 7 तारीख के बाद में कल 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी महज 6 दिन में, और 6 दिन में 6 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, एक विधानसभा भी नहीं, 6 लोकसभा, और इनके अगर वोट आप मिलाकर के देखेंगे तो मुझे लगता है कि करीब करीब जो वो 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर का वोट बन जाएगा। 1 करोड़ तो कम से कम मान करके चलिए आप 6 के। तो ये इतना जो है वोट कैसे इतनी जल्दी इन्होंने सारा पढ़ लिया, उसमें से कमियां भी निकाल ली, खामियां भी निकाल ली, ये सब कुछ कैसे हो गया? राहुल गांधी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त को, लगभग 2:30 बजे प्रेस वार्ता चल रही थी, 2:30 बजे नोटिस आ गया चुनाव आयोग का, हलफनामा दीजिए। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हुए अब 24 घंटे होने वाले हैं थोड़ी देर में। बताइए नोटिस आया हो तो। नंबर 1, जो हम कह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के लिए, उसके आंकड़े लाकर, उन आंकड़ों को लाने में हमें 6 महीने लगे, क्योंकि वो प्रिंटेड 7 फुट ऊंची ढेर आपको कागजों का दिखाया, सैकड़ों किलो वजन, एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा। 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई।
अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे, वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। अब लोगों को भरोसा है कि यह मिलीभगत चल रही है। विपक्ष को नहीं मिलेंगे आंकड़े, इन्हें मिल जाएंगे। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों टीमें आपस में मैदान में लड़ रही हैं, और लड़ नहीं रही हैं अब, मतलब वो केवल बैटिंग बॉलिंग नहीं हो रही है, अब तो बैट से कूटने की नौबत आ चुकी है कि एक टीम दूसरी टीम को बैट से कूट रही है, दूसरी टीम के लोगों को नीचे गिरा करके घुटनों से ठोक रही है, यानी लात मार रही है। और अनुराग ठाकुर का तो लाइन भी आपको याद होगी, गोली मारो डैश डैश डैश। तो ये ठोकने पीटने की बात आ चुकी है। मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हाथापाई हो जाए तो शायद कोई ऐसे ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। और इस वक्त में एम्पायर कहां है? एम्पायर, रेफरी, ये सब सिक्योरिटी वो कहां है? मतलब चुनाव आयोग कहां है? बीजेपी कांग्रेस को कह रही है, कांग्रेस बीजेपी को कह रही है, और अब बीजेपी केवल कांग्रेस को नहीं कह रही है, कांग्रेस की तो केवल रायबरेली की सीट का उदाहरण वो दे रहे हैं, लेकिन डिंपल और अखिलेश समाजवादी पार्टी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी और एमके स्टालिन, मतलब मैं हैरान हूं ये सोच करके, एमके स्टालिन वो धोखाधड़ी करके विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, वो धोखाधड़ी करके मुख्यमंत्री है वहां पर। किस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब कोई तो बात ऐसी बोलिए जहां पर हो सकता है कि कुछ चीजें हों। और इसीलिए पवन खेड़ा ने कहा कि आप प्रियंका गांधी पर कह रहे 93,000 वोटों का फर्जीवाड़ा वहां पर हुआ है, तो प्रियंका गांधी तो जीती 4,10,000 वोटों से है। चलिए मान लिए कि 93,000 वोटों का फर्जीवाड़ा, तब भी 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे। क्या करेंगे आप? ऐसी बात जिसका कोई सिर पैर नहीं। मतलब वायनाड में भी प्रियंका गांधी को क्या फर्जीवाड़ा करने की जरूरत थी? और अगर कहीं पर फर्जीवाड़ा होता है तो 4 लाख 5 लाख का अंतर भी होता है क्या? जो चुनाव एक तरफा है, जहां पर बीजेपी के लिए कहीं पर जो है आप बहुत सारे बूथ पर टेबल नहीं लगती है, लोग आते नहीं हैं, लोगों को यह नहीं पता कि बीजेपी के कैंडिडेट कौन है, क्या वहां पर भी फर्जीवाड़ा करने की जरूरत है? फर्जीवाड़ा होता है कि यह सीट बड़ी टफ है, इस सीट पर सामने वाला आपका बड़ा टफ फाइट दे रहा है, वहां पर जो है वो पार्टियां जोड़ तोड़ करने की कोशिश करती, और ये सच्चाई है। लेकिन अब प्रियंका गांधी का नाम अगर आप ले रहे हैं, चुनाव आयोग कहां पर बैठा हुआ है? यह सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आ रहा है? अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहां है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं, कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है अब आपके सामने, जो मिलीभगत है वो कल अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज कर दी, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनुराग ठाकुर ने और चुनाव आयोग ने, दोनों ने एक्सपोज कर दी। सवाल वैसे के वैसे।
आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में आज मशाल जुलूस निकल रहा है। ये अब जनता का आंदोलन बन चुका है। ये राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये इंडिया अलायंस का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। कल जो प्रेस वार्ता हुई उससे साबित हो गया कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोट्स के आधार पर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या वो चुनाव फर्जी नहीं माना जाएगा? क्या उस चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए? ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है। दोस्तों, मैं लगातार कह रहा हूं और मुझे लगता है कि ये बात केवल मेरे मन की बात नहीं होगी, बल्कि आप सबके मन की बात होगी कि अगर कोई भी गलत है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस या फला फला पार्टी का मतलब नहीं है। अगर देश में कहीं पर भी चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कहीं पर भी चुनाव में कोई धांधली हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह चुनाव आयोग का काम है और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी इस बात को देखें, क्योंकि हम भी उस चुनाव आयोग का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि उनकी खुद घर की कोई फैक्ट्री है कि वो वोट बना रहे हैं और अपने आप किसी को जिता और हरा रहे हैं। हम वोट डालते हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। और अगर ये सब कुछ एक फर्जीवाड़े के तहत हो रहा है तो निश्चित सी बात है, हम सबको भी इसको लेकर के चिंतित होना चाहिए। और इसमें अगर राहुल गांधी गलत हैं, अनुराग ठाकुर गलत हैं, कोई भी अमुक नेता गलत है, किसी भी नेता ने अगर कहीं किसी लोकसभा में, विधानसभा में कहीं पर भी गलत किया है, उसको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। मुझे लगता है कि चेतावनी देकर के छोड़ना कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको आखिरी चेतावनी दी जा रही है, यह सब नहीं चलने वाला है। राहुल गांधी अगर गलत बोल रहे हैं, उनके आंकड़े, उनके तथ्य वो सही नहीं है, राहुल गांधी को बिना एक दिन भी देरी के उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जेल में डाल देना चाहिए। जहां पर उसकी वजह, वो जो चुनाव प्रभावित हुआ है, उसको रद्द कर देना चाहिए, फिर से होना चाहिए वहां पर चुनाव। और ये बहुत सामान्य सी बात है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी ऐसी बात कह रहा हूं या ये चुनाव आयोग में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव को लेकर के भ्रम पैदा करता है तो चुनाव आयोग के पास में पावर है कि चुनाव आयोग उसको जेल भिजवा सकता है। अगर कहीं पर कोई चुनाव कॉम्प्रोमाइज हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो वहां पर चुनाव दोबारा होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, आप कहेंगे नहीं हमने एक लेटर भेज दिया है, हम वहां से इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं भेज रहे हैं, आप आगे आइए भैया, आप आगे आइए। ऐसा तो नहीं चल सकता है ना कि आप कुछ भी, वो आप पर कहा जाएगा, कोई आदमी आपको आंकड़े सबूतों के साथ में बेनकाब कर रहा है और आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो तब मानेंगे, तब ये ऐसे करे, तब ये ऐसे करे। क्यों भाई? गर्दन कटी है ना, ये जरूरी नहीं ना गर्दन थोड़ी टेढ़ी काट दी, हम टेढ़ी गर्दन को नहीं मानेंगे, सीधी गर्दन काटेंगे तब हम मानेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब सीधे मानिए कि हां इन्होंने गलती की है या हमने गलती की है। एक आदमी तो गलत होगा ना, यहां दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं। और अगर जो गलत है तो उसके लिए सजा होनी चाहिए। और अगर खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को लेकर के सवाल उठ गए हैं, देश के प्रधानमंत्री की सीट वो अगर डाउटफुल उसमें आ गई है, तो फिर क्या ही कहा जाए। फिर मतलब जो चुनाव हो रहे हैं, जिस चुनाव में हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं, फिर हम क्या सोच करके जाएं कि हमारा वोट कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।